आप सभी का स्वागत है स्टोरी हंट में। आज हम लेकर आए हैं एक और थ्रिलिंग मूवी एक्सप्लेनेशन और इस बार की मूवी का नाम है द कंजरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। 1971 में कैरोलिन और रॉजर पेरन अपनी 5 बेटियों के साथ रोड आइलैंड के हैरिसविले जगह में एक पुरानी और खंडहर फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। पहले दिन सब कुछ ठीक से हो जाता है, बस उनका कुत्ता घर में आने से इनकार करता है। रात को बच्चे हाइड और क्लैप नाम का गेम खेलते हैं। खेलते हुए एक बेटी को सेलर का बंद दरवाजा मिलता है। रॉजर मैचस्टिक से बेसमेंट चेक करते हैं और फिर सब सो जाते हैं। कैरोलिन को चिंता होती है क्योंकि कुत्ता बाहर भौंक रहा है और उसी रात उनकी एक बेटी को लगता है कि कोई उसके पैर खींच रहा है। सुबह कैरोलिन को उसके शरीर पे एक अजीब सी चोट का निशान दिखता है और उनका कुत्ता सैडी मरा हुआ मिलता है। अगले कुछ दिनों में अलग अलग भूतिया घटनाएं होती हैं, जैसे कि दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं और कैरोलिन को सुनाई देता है कि कोई ताली बजा रहा है। रात को उनकी छोटी बेटी सिंडी नींद में चलने लगती है और बड़ी बेटी के कमरे में जाती है, जहां वो एक पुराने अलमारी पे बार बार अपना सर मारती है। सबसे बुरा तब होता है जब बड़ी बेटी पे एक बूढ़ी औरत जैसी आत्मा हमला करती है। कैरोलिन एड और लॉरेन वॉरेन की मदद मांगने जाती है, जो कि मशहूर पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्पेशलिस्ट है। लॉरेन को एहसास होता है कि एक खास बुरी आत्मा ने परिवार पे कब्जा कर रखा है। वो शुरुआती जांच करते हैं और नतीजा निकलते हैं कि उन्हें इस केस में शामिल होना चाहिए और पेरन परिवार को बताते हैं कि घर में एक्सोर्सिज्म की जरूरत है। लेकिन ये बिना दो सबूतों के और कैथोलिक चर्च की मंजूरी के नहीं हो सकता। घर के इतिहास की खोज करते हुए एड और लॉरेन पता लगाते हैं कि घर एक आरोपित डायन बैथशेबा का था। फर्स्ट स्टोरी में दिखाते हैं जब बैथशेबा का पति उसको अपने एक हफ्ता पुराने बच्चे की बाली देता देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। अगले सीन में वो घर के एक पेड़ पे चढ़ती है और सबको श्राप देती है कि जो उसकी जमीन लेना चाहेगा वो मर जाएगा, और शैतान से प्यार का इजहार करती है और फिर खुदकुशी कर लेती है। इसके बाद उस घर में कई हत्या और खुदकुशी की खबरें मिलती हैं। एड और लॉरेन एक पुलिस ऑफिसर और एक और घोस्ट हंटर ड्रू के साथ घर लौट आते हैं। वो थर्मल कैमरास और अलार्म सिस्टम्स घर में लगाते हैं ताकि बैथशेबा की आत्मा का सबूत मिल सके और कैथोलिक चर्च से मंजूरी मिल सके। पहली रात कुछ नहीं होता और घड़ियां 3:07 AM पे रुकती नहीं हैं। अगली दिन सब साथ में नाश्ता करते हैं और रॉजर पेरन एड वॉरेन को धन्यवाद देते हैं कि वो उनकी मदद कर रहे हैं। एड बताते हैं कि हर बार जब भी वो एक्सोर्सिज्म KRTE है, उनकी बीवी लॉरेन की आत्मा का एक छोटा टुकड़ा चला जाता है, लेकिन वो वादा करते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। एक और रात की जांच में कुछ नहीं होता। अंधेरा होता है और सिंडी फिर से नींद में चलने लगती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए थर्मल कैमरास उसके आसपास का टेम्परेचर गिरते हुए देखते हैं जब वो अलमारी में जाती है और उसके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है। बाकी लोग कमरे में घुस जाते हैं और अलमारी के पीछे एक राजदार गुफा का पता लगाते हैं। सिंडी को बाहर निकाला जाता है और लॉरेन अलमारी में जाती है और फर्श के तख्तों के नीचे सेलर में गिर जाती है। वहां वो बैथशेबा के द्वारा पोजेस्ड हुए लोगों की आत्माएं देखती है और बैथशेबा का मकसद समझती है। बैथशेबा दूसरी मदर्स को पोजेस करती है और उनसे उनके बच्चों का मर्डर कराती थी ताकि वो शैतान को खुश कर सके। लॉरेन सेलर से निकल आती है। इसके बाद वो और एड सारे सबूत लेकर फादर गॉर्डन के पास जाते हैं एक्सोर्सिज्म करवाने के लिए, और पेरन परिवार होटल में रहने चले जाते हैं। उनकी राहत अधूरी रहती है जब कैरोलिन अचानक से 2 बेटियों के साथ घर लौट आती है। एड और लॉरेन घर की तरफ भागते हैं, जहां वो रॉजर और पुलिस ऑफिसर को कैरोलिन से लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि वो एक सीजर से अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। एड कहते हैं कि वो प्रीस्ट को फोन करें, लेकिन लॉरेन उन्हें याद दिलाती है कि प्रीस्ट बहुत दूर है और एड को खुद हाई एक्सोर्सिज्म करना पड़ता है। बाकी के लोग पोजेस्ड कैरोलिन को पकड़ के नीचे दबाए रखते हैं और एड एक्सोर्सिज्म जारी रखता है। कैरोलिन लड़ना बंद कर देती है और कुछ पाल के लिए लगता है कि एक्सोर्सिज्म सफल हो गया है। अचानक उसकी कुर्सी उल्टी हो जाती है और वो उल्टा लटकी हुई होती है। एड डेमन पे चिल्लाता है कि उसको नीचे उतारे और कुछ एफर्ट्स करने के बाद वो जमीन पे गिरा दी जाती है। एड कैरोलिन के पास भागता है और डेमन से कहता है कि उसके शरीर से बाहर निकले। कैरोलिन धीरे से एड की तरफ मुड़ती है और कहती है वो मर चुकी है। इसी बीच ड्रू को अप्रैल किचन के फर्श के नीचे छुपी हुई मिलती है। वो सेलर में चिल्लाता है कि उसने अप्रैल को ढूंढ लिया है
और ये बात डेमन को भी पता चल जाती है और वो सेला की सीढ़ियां चढ़ती है अप्रैल को ढूंढने के लिए, ताकि वो अप्रैल को मार के बलि पूरी कर सके। एड और लरेन वॉरेन, साथ में रॉजर, उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ते हैं ताकि उसको रोक सकें। पोजेस्ड कैरलिंग अप्रैल के पीछे फर्श के नीचे वाली सुरंग में दौड़ती है। कैरलिंग अप्रैल को पकड़ लेती है, लेकिन उसी वक्त लरेन फर्श से नीचे हाथ डालकर कैरलिंग का सिर पकड़ लेती है। लरेन कैरलिंग को उसके परिवार का महत्व याद दिलाती है और वो क्या खो देगी अगर वो अपनी बेटी अप्रैल का मर्डर करेगी टू। ये बात कैरलिंग तक पहुंचती है और उसका चेहरा शांत हो जाता है और उसकी सांस नॉर्मल हो जाती है। उसकी हवा में डिमोनिक प्रेजेंस कम हो जाती है और वो अप्रैल को नीचे रख देती है। सीन बदलता है और सूरज निकलते हुए सुबह के वक्त कैरलिंग को बाहर निकला जाता है। जब वो दरवाजे से बाहर आती है, उसकी त्वचा पे पड़े के निशान मिट जाते हैं और वो अपनी नॉर्मल हालात में आ जाती है। रॉजर और कैरलिंग अपने परिवार के साथ आगे की लॉन में खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं, जानते हुए कि अब सब खत्म हो गया है। डेमन को पेरेंट्स के घर से भगाने के बाद वॉरेन्स अपने घर लौट आते हैं। नेक्स्ट सीन एड वॉरेन को अपने पोजेस्ड ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स के कमरे में जाते हुए दिखाता है। वो घर से लिए हुए पुराने म्यूजिक बॉक्स को शेल्फ के एक खाली जगह पे रखता है। लरेन कमरे में आती है और वो दोनों साथ में चले जाते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद म्यूजिक बॉक्स अपने आप बजने लगता है और कैमरा धीरे से म्यूजिक बॉक्स की तरफ पीछे हटता है। कैमरा म्यूजिक बॉक्स के खुले मिरर पे जूम करता है और म्यूजिक धीरे से रुक जाता है। और यहाँ खत्म होती है कंजरिंग सीरीज की फर्स्ट मूवी।